हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक आर डी शर्मा को। तो यहां पर हम सिर्फ आर डी शर्मा के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं भाई, क्लास 12 में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सबको हम पढ़ रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं जहां जहां पर जरूरत हो रही है। तो यहां पर क्लास 12 आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। यहां पर बुक सिर्फ आर डी शर्मा की बात की गई है, लेकिन इसके बाद आप कोई सी भी बुक उठाकर लगाओगे सबके सब आपको सब कुछ बन जाएगा। तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी अगर आप शुरुआत से पूरी सीरीज को देखते हुए चलते हो तो भाई यहां पर हमने क्या कर लिया था, सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। उसके एक्सरसाइज जो थी उसकी कॉन्सेप्ट हमने पहले शुरुआत के समझ लिए थे। एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट कर दी थी। 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन से पहले वाले वीडियोस में आपको मिल गए होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, मतलब इसका डोमेन है a, को डोमेन है b, ठीक है, इज एन इंजेक्शन सच दैट रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू a। मतलब रेंज में सिर्फ एक ही बात बोल रहा है भाई, रेंज ऑफ f क्या बोल रहा है, एक ही एलिमेंट है a। डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। अब हमें यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट बोली गई कि इंजेक्शन है। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, इंजेक्शन का मतलब होता है 1-1 फंक्शन है। ये 1-1 फंक्शन है, मतलब कि हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट मिलना जरूरी है। हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट मिलना जरूरी है, मतलब कि ए सेट के जितने एलिमेंट रहेंगे वो बी सेट के यूनिक एलिमेंट से लिंक्ड होंगे और एक ही एलिमेंट से लिंक होंगे। वो दो से तो हो ही नहीं सकते, वो तो फंक्शन ही नहीं बनाएगा। और जो बी सेट का भी एक एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट ऑफ ए से लिंक्ड होगा। तो यहां पर भाई अगर आपकी रेंज में एक ही एलिमेंट आ रहा है तो आपके पास डोमेन में भी एक ही एलिमेंट आना चाहिए, तभी तो वो इससे लिंक होगा। अगर डोमेन में दूसरा एलिमेंट भी आ गया और रेंज एक ही आ रही है तो भाई यहां पर दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड हो जाएंगे, जो कि 1-1 का केस नहीं होता है। 1-1 में भैया क्या चाहिए होता है कि एक एलिमेंट ही एक एलिमेंट से एसोसिएटेड हो। तो यहां पर एक ही एलिमेंट, ये पॉसिबल तभी है जब एक ही एलिमेंट आए आपके डोमेन में भी। मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए तो वो हो जाएगा भाई 1। एक ही एलिमेंट आएगा, एन ऑफ ए जो होगा वो कितना होगा, 1। तो ये बहुत क्लियर चीज है भाई कि अगर 1-1 फंक्शन है तो यहां पर एक ही एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए दूसरे सेट की, ठीक है। दो एलिमेंट, दो से ज्यादा एलिमेंट्स एसोसिएट नहीं हो सकते, वरना वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पर 1-1 के लिए अगर यहां पर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है भाई आपकी रेंज में, तो यहां पर भी आपके पास एक ही एलिमेंट होना चाहिए जो उससे एसोसिएटेड होगा। तो क्लियर है, एन ऑफ ए कितना आएगा, इसमें 1 आएगा। इजी सा क्वेश्चन था, क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन r-3 से r-1, मतलब इसका डोमेन है r-3, को डोमेन है r-1। अब डोमेन तो समझ में आ रहा है भाई, r-3 क्यों होगा, क्योंकि नीचे अगर x की वैल्यू आपने 3 रख दी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको अनडिफाइंड होने से बचा रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो हमको ये बताना कि एक बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब क्या कि 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, मतलब इंजेक्शन भी होगा और सरजेक्शन भी होगा। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करते हैं इसको इंजेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहां पर इंजेक्शन के लिए हम ट्राई करते हैं इसको। तो इंजेक्शन में क्या केस होता है भाई, अगर f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y हो तो उसको इंप्लाई करना चाहिए कि x इक्वल्स टू y है, ठीक है। मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y शुड इंप्लाई दैट x इज इक्वल्स टू y। तो यहां पर f ऑफ x और f ऑफ y को हम इक्वल रख देते हैं, मतलब x-2 अपॉन x-3 को हम इक्वेट कर देते हैं y-2 अपॉन y-3 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, x इक्वल्स टू y तक पहुंचना है, एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं इसको जहां जहां तक हम जो जो कर सकें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है x-2 इंटू y-3 इक्वल्स टू y-2 इंटू x-3। मल्टीप्लाई करो तो x इंटू वाई हो जाएगा xy, x इंटू -3 हो जाएगा -3x, -2y प्लस 6 इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा xy -3y -2x प्लस 6। xy से xy कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, बच कितना रहा है -3x -2y
-3y माइनस 2x, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं -3x माइनस 2y इक्वल्स टू -3y माइनस 2x। अब सबको एक साइड कर लेता हूं भाई मैं, ठीक है। -3x की साइड -2x को भेज देता हूं, तो ये हो जाता है -3x प्लस 2x। -3y की साइड -2y को भेज देता हूं, ये हो जाता है -3y प्लस 2y। ये -3x प्लस 2x हो जाएगा -x इक्वल्स टू -y, माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू y। तो हमने शुरुआत कहां से करी थी? f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y से, और पहुंच कहां गए हम? x इक्वल्स टू y पर। मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है? f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y जो है ये इंप्लाई कर रहा है कि x और y इक्वल होंगे। मतलब जब f ऑफ x और f ऑफ y इक्वल है, मतलब जब आउटपुट इक्वल है, तो ये इंप्लाई करता है कि इनपुट्स भी सेम होंगे, यानी कि यहां पर 1-1 फंक्शन है। किन्हीं दो अलग अलग इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है, ठीक है। तो आप बोलोगे इट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन ही 1-1 फंक्शन होता है, 1-1 फंक्शन को इंजेक्शन बोलते हैं, कर चुके हैं अपन लोग, पुराने वीडियोस आपने देखे ही होंगे। अब हम सर्च करते हैं भाई कि ये जो है ये सर्जेक्शन है कि नहीं। अगर इंजेक्शन हो गया और सर्जेक्शन भी हो जाता है तो बाइजेक्शन भी हो जाएगा, तभी होगा ना जब बाइजेक्शन, भाई जब इंजेक्शन और सर्जेक्शन दोनों हो जाएगा। तो अब यहां पर मैं देखता हूं कि सर्जेक्शन है कि नहीं। तो फॉर सर्जेक्शन में सर्च करता हूं, तो इसका एल्गोरिदम क्या होता है भाई? सर्जेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? f ऑफ x इक्वल्स टू y पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं f ऑफ x इक्वल्स टू y। f ऑफ x की वैल्यू कितनी थी? x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, तो वो पुट कर देता हूं यहां पर मैं। तो ये जाता है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो ये जाता है x माइनस 2 इक्वल्स टू yx माइनस 3y। x को एक साइड कर लेता हूं, x वाले टर्म्स को, और कांस्टेंट और y वालों को अलग कर देता हूं। तो ये हो जाता है yx माइनस x इक्वल्स टू 3y माइनस 2। x को यहां कर दिया, 3y को यहां कर दिया, तो यहां पर हो गया माइनस का 3y, जब इधर आया तो 3y माइनस 2 प्लस का, और yx के उस साइड जब x गया तो yx माइनस x हो गया। यहां से मैं x को कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचता है y माइनस 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 2। x की वैल्यू हो जाती है 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब x जो है ये अनडिफाइंड कब हो सकता है? रियल नंबर कब नहीं होगा? जब y की वैल्यू कितनी होगी? 1। मतलब अपने कोडोमेन में अगर 1 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? रियल नहीं रहेगा। लेकिन अपना कोडोमेन जो है वहां पर 1 को उन्होंने पहले ही ओमिट कर दिया है भाई, r-1 तक के लिए ही डिफाइन किया है इस फंक्शन को। तो यहां पर इसने इसको भी अनडिफाइन होने से क्या हो गया? बचा लिया। y इज नॉट इक्वल टू 1। y जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि y कहां से कहां तक बिलोंग करता है? तो y बिलोंग्स टू r-1 तक। अब y में 1 नहीं आ सकता तो x रियल होगा भाई। मतलब वहां पर एक ना एक प्री इमेज होगी, हर y के लिए कोई ना कोई प्री इमेज अवेलेबल होगी, क्योंकि यहां पर जो अनडिफाइन कर रहा था उस चीज को तो आपने पहले ही हटा दिया है। तो आप यहां पर बोलोगे देयरफॉर देयर इज एटलीस्ट one pre-image for every y, therefore it is surjection। क्या है भाई ये है एक सर्जेक्शन। इंजेक्शन भी था, सर्जेक्शन भी है, तो क्या हो जाएगा? ये बाइजेक्शन हो जाएगा। तो आप बोलोगे इट इज बोथ injection and surjection, therefore it is a bijection। तो क्या क्या किया भाई अपन ने इसमें? यहां पर हमें बोला गया था कि भाई ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये डिफाइंड है r-3 से लेके r-1 तक के लिए, और यहां पर ये बोला गया था कि इसको बाइजेक्शन ये प्रूव करके बताओ। तो हमने सबसे पहले इंजेक्शन के लिए क्या किया?
अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई होता है तो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई रख दिया, एक्स की जगह पे वाई रख दिया, तो एक फंक्शन वाई माइनस 2 अपन वाई माइनस 3 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया इसको और फाइनली जाकर देखा सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद कि ये कहां तक पहुंच रहा था भाई, एक्स इक्वल टू वाई तक पहुंच रहा था। मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई ने क्या इंप्लाई कर दिया था कि एक्स और वाई इक्वल होंगे। तो ये इंजेक्शन हो गया था। सरजेक्शन के लिए मैं आया तो सरजेक्शन के लिए एल्गोरिदम होता है कि एफ ऑफ एक्स को वाई से इक्वेट करवाओ और एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लेकर आओ। ठीक है, ये पता है हमको। तो एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई जब मैं लेकर आऊंगा तो एक्स की वैल्यू आई 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1। यहां पर मैंने क्या किया, ये देखा भाई कि y जो है वो 1 तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू वैसे भी y की वैल्यू कहां से कहां तक दी है, r से r पूरी है, लेकिन उसमें 1 को उसने हटा दिया है। तो y अगर 1 नहीं हो रहा तो x जो है वो अनडिफाइंड हो ही नहीं पाएगा। तो मतलब कि हर y के लिए कोई ना कोई प्री इमेज मिल जाएगी, मतलब कि ये सरजेक्शन भी हो गया, इंजेक्शन भी था, सरजेक्शन भी था, तो ये बाइजेक्शन हो गया। हमने प्रूव कर दिया जो हमसे बोला गया था। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं भाई। Let a is from -1 to 1, then discuss whether the following functions from a to itself are 1 1 or onto or bijective। तो ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ये जो ब्रैकेट है ना भाई, यहां पर ये वाला इंक्लूडेड वाला लगेगा, इसको ब्लैक से कर देते हैं अपन। -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड होंगे भाई इसमें, ठीक है। देन डिस्कस वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम a टू इटसेल्फ इज अ 1 1 onto और बाइजेक्टिव। तो अब यहां पर अपन को बताना है भाई कि a टू इटसेल्फ है फंक्शन, मतलब फंक्शन है कैसा, फ्रॉम a टू a, यानी इसका डोमेन भी a है और डोमेन कितना है भाई, -1 से 1, और कोडोमेन भी सेम है। मतलब जो भी वैल्यूज आए वो -1 से 1 के बीच में ही आए और कोई ना आए, ठीक है। अब यहां पर बताना अपना पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2। तो यहां पर आपको बताना है कि भाई ये इंजेक्टिव होगा, सरजेक्टिव होगा कि बाइजेक्टिव होगा कि कैसा होगा, ठीक। तो यहां पर मैं बोलता हूं अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई है और ये इंप्लाई कर दे कि एक्स इक्वल्स टू वाई है तो ये इंजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इंजेक्टिव के लिए सबसे पहले मैं टेस्ट करता हूं इसको। तो मैं बोलता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, यानी x बाय 2 इक्वल्स टू y बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल्स टू y। मतलब कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y ये इंप्लाई कर रहा है कि x और y इक्वल हैं, तो ये क्या होगा, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव तो है। सरजेक्टिव के लिए टेस्ट करते हैं इसको। तो यहां आप बोलोगे कि सरजेक्टिव के लिए आप क्या करते हो भाई, f ऑफ x को y से इक्वेट करवा देते हो। तो f ऑफ x कितना है, x बाय 2, इसको y से इक्वेट करवाओ और x को इन टर्म्स ऑफ y लेकर आओ, तो x इक्वल हो जाता है 2y, x इक्वल्स टू 2y। अब यहां पर देखो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a, क्या x जो है वो a पे आएगा। अब यहां पर मान लो y जो है वो कहां से कहां तक हो सकता है, -1 से 1 तक। तो मैं बोलता हूं y इज इक्वल्स टू 1, 1 इंक्लूडेड है, 1 आ रहा है a में, तो y को मैं 1 बोलता हूं, तो x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, जो कि हो जाएगा 2। अब x की वैल्यू, इसकी जो डोमेन थी भाई वो भी तो -1 से 1 थी और कोडोमेन भी -1 से 1 थी। तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई यहां पर 2 तो आ ही नहीं रही है, x की वैल्यू तो 2 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि -1 से 1 के बीच में 2 आता ही नहीं है। तो आप बोलोगे कि भाई देयरफॉर इट इज नॉट सरजेक्टिव, क्योंकि y की हर इमेज के लिए कोई प्री इमेज वहां पर अवेलेबल नहीं है, मतलब 1 के लिए कोई भी 2 वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट सरजेक्टिव। अब इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव नहीं है, तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो आप बोलोगे इट इज नॉट बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो क्लियर हो गई बात कि बाइजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव था, सरजेक्टिव नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था सरजेक्टिव भाई, क्योंकि इंजेक्टिव में तो x इक्वल टू y आ गया था जब f ऑफ x और f ऑफ y इक्वल है, लेकिन सरजेक्टिव में जब आपने बोला f ऑफ x और y, f ऑफ x जो है वो इक्वल टू y है, मतलब x इन टर्म्स ऑफ y निकाला आपने, तो y की वैल्यू 1 डालने पर, जो कि
यहां पर को डोमेन में आ रही थी -1 से 1, तो वो y इक्वल टू 1 डालने पर इसकी x की वैल्यू आ रही है 2, जो कि डोमेन में अवेलेबल नहीं है, डोमेन में है ही नहीं वो। तो आप बोलोगे इट इज नॉट सर्जेक्टिव, क्योंकि 1 की कोई भी प्री इमेज वहां पर नहीं दिख रही है आपको। और प्री इमेज जब सारे ही इमेजेस की प्री इमेज नहीं है, मतलब वो इमेज ही नहीं होगी ना किसी की, सारे कोड डोमेन की कोई प्री इमेज नहीं है तो वो इमेज होगी नहीं किसी की, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो सर्जेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। क्लियर करो, आगे बढ़ते हैं। अब दे रहा है सेम क्वेश्चन उसी के अंडर, और आपको क्या दिया हुआ है, g ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, g ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। तो अब यहां पर आप बोलते हो भाई -1 से 1 के बीच हम इंजेक्टिव के लिए टेस्ट करते हैं। तो यहां होगा भाई f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y, मतलब मॉड ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ y, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस y, मॉड हटा दो तो प्लस माइनस लगता है, मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y जो है वो अकेला x इक्वल्स टू y को इंप्लाई नहीं कर पाएगा, x इक्वल्स टू माइनस y एक और कंडीशन वहां पर आ जाएगी, मतलब ये क्या होगा, इंजेक्टिव नहीं होगा। तो आप बोलोगे ये x इक्वल्स टू y भी है, x इक्वल्स टू माइनस y भी है, देयरफॉर इट इज नॉट इंजेक्टिव। क्योंकि भाई अगर f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y है तो इसको इंप्लाई सिर्फ करना था x इक्वल्स टू y पर, बट यहां पर x इक्वल्स टू माइनस y की भी कंडीशन आ रही है, इसलिए इंजेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव के लिए आते हैं। तो आप बोलोगे कि यहां पर भाई मॉड ऑफ x है, ठीक है, आप बोलते हो f ऑफ x इक्वल्स टू y, y से इक्वेट करवाओ, तो यहां पर हो जाएगा मॉड ऑफ x इक्वल्स टू y या x इक्वल्स टू प्लस माइनस y। यहां पर आप अगर ध्यान दो, चलो ठीक है, ये वाला टर्म मत भी लिखो आप, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू y है, यानी कि यहां पर आपके पास जो ये अपना प्री इमेज है उसके लिए अगर मैं बोलता हूं -1, तो -1 का मॉड भी 1 होगा, 1 का मॉड भी 1 होगा। तो मैं अगर यहां पर y को -1 रख दूं, मतलब मैं बोल दूं इफ y इक्वल्स टू -1, क्योंकि भाई को डोमेन में -1 आ रहा है, -1 से 1 तक ही है वो भी चीज, a टू a का ही फंक्शन है, तो y को अगर मैं -1 रख दूं तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू -1। अब मॉड ऑफ x जो वो -1 के इक्वल हो सकता है क्या कभी, किसी का भी मॉड्यूलस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे भाई -1 के लिए कोई भी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, वहां पर -1 के लिए कोई भी प्री इमेज वहां पर नहीं है, तो आप बोलोगे इट इज नॉट सर्जेक्टिव। तो आप बोलोगे देयर इज नो प्री इमेज फॉर y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1 के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, और y इक्वल्स टू -1 के लिए अगर कोई प्री इमेज नहीं है तो ये क्या है, सर्जेक्टिव नहीं है। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट सर्जेक्टिव। अबे सर्जेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव भी नहीं था, तो बाइजेक्टिव होने का कोई सवाल नहीं उठता, दोनों ही नहीं है, ये दोनों ही नहीं है तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। तो क्लियर हो गई बात, क्लियर करते हैं इसको। अब सेट वही है अपना, फ्रॉम a टू a, और -1 to 1 है a, ठीक है। और आपको बोल रहा है hx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को भी यार अब क्या यार मजाक कर रहे हैं, ये भी एक्स स्क्वायर भी वैसे ही होगा, ऑलरेडी आप जानते हो। तो आप क्या करते हो, यहां पर बोलते हो सबसे पहले इंजेक्टिव के लिए f ऑफ x अगर f ऑफ y के इक्वल है तो x इक्वल्स टू y होना चाहिए। तो आप यहां पर बोलते हो कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल है तो ये होता है x इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई, विच इज x इक्वल्स टू वाई और x इक्वल्स टू माइनस वाई। मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y जो है वो दो चीजों को पॉइंट आउट कर रहा है, या तो x y के इक्वल होगा या तो x माइनस वाई के इक्वल होगा। मतलब कि यहां पर एक आंसर नहीं आ रहा है x इक्वल्स टू y का, तो ये जो होगा इंजेक्टिव नहीं होगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट इंजेक्टिव।
इसके बाद आप आते हो भाई सर्जेक्टिव के लिए, और आप क्या करते हो, एफ ऑफ एक्स को वाई से इक्वेट करवाते हो। तो x की वैल्यू आती है, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है y, या x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट वाई। अब यहां पर y की वैल्यू -1 भी हो सकती है, y की वैल्यू -1 भी हो सकती है। तो आप बताओ मुझे कि अगर मैं y को -1 पुट कर दूं, क्योंकि यहां पर जो सेट है वो -1 से बन गई है भाई, तो -1 इंक्लूडेड है उसमें, y को -1 पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट -1 होगी, जो कि इमेजिनरी हो जाती है आयोटा। तो यहां पर भाई इसकी -1 की कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट सर्जेक्टिव। ये सर्जेक्टिव नहीं है, ये इंजेक्टिव भी नहीं है, ये सर्जेक्टिव भी नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव होने का भी सवाल नहीं उठता। तो आप बोलोगे इट इज नॉट बाइजेक्टिव। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले हमने देखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, जहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल थे, तो वो क्या इंप्लाई कर रहा था कि एक्स जो है वो प्लस माइनस वाई के इक्वल है, मतलब कि एक्स की वैल्यू वाई भी हो सकती है और माइनस वाई भी हो सकती है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, अगर इंजेक्टिव होना है उसको, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई को सिर्फ और सिर्फ एक्स इक्वल टू वाई को इंप्लाई करना चाहिए और किसी को भी इंप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर ये चीज लेकिन नहीं हो पा रही थी, दो को इंप्लाई कर रहा था, तो इसने बोला कि भाई इंजेक्टिव नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद सर्जेक्टिव की बात आई जब, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई था। हमने क्या करते हैं, इसका एल्गोरिथम क्या होता है कि फंक्शन को वाई से इक्वेट करो, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई निकालो। तो एक्स इन टर्म्स ऑफ आ रहा था अंडर रूट वाई के इक्वल, वहां पर अगर मैंने वाई की वैल्यू -1 पुट कर दी, जो कि उसके कोडोमेन में है, तो x की वैल्यू इमेजिनरी आ गई, यानी कि वो डोमेन में अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप बोलोगे -1 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। अब -1 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये जो है वो कैसा है, वो है सर्जेक्टिव नहीं, मतलब वो सर्जेक्टिव नहीं है। तो आप बोलोगे कि ये ना तो सर्जेक्टिव था ना ही इंजेक्टिव था, मतलब कि ये बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता। क्लियर है बात? इजी से क्वेश्चन है, सब में एक ही चीज करनी है, अगर आप एक बार समझ जाओ तो सब कुछ समझ गए। चलो अब ये देखते हैं क्या बोल रहे हैं भाई, कुछ अलग टाइप का दिख रहा है। आर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फंक्शंस। चलो ठीक है, सबसे पहले तो बताना कि फंक्शन है कि नहीं है। उसके बाद इफ सो एग्जामिन वेदर द मैपिंग इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। मतलब हम सबसे पहले बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, उसके बाद ये बताना है कि अगर फंक्शन है तो ये इंजेक्टिव है कि सर्जेक्टिव है कि बाइजेक्टिव है, दोनों भी हो सकता है ना भाई। तो अब यहां पर आप बोल रहे हो, वैसे तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव ही पूछा है, यहां पर ये बोल रहा है कि x, y वेयर x इज अ पर्सन, y इज द मदर ऑफ x। ठीक है, तो अब यहां पर मैं ना एक सेट बनाता हूं x, y का। फॉर एन एग्जांपल ये x है, x में सारे एलिमेंट्स हैं और ये y में है, मतलब x, y बिलोंग कर रहा है। चलो इसको a सेट बोल देता हूं, ये b सेट है। यहां पर सारे एलिमेंट x के हैं, वहां पर सारे एलिमेंट y हैं, मतलब कि वहां पर जो b जो है वो क्या है, जो y जो आ रहा है वो कहां आ रहा है, मदर ऑफ x। y इज अ मदर ऑफ x अगर मैं बोलता हूं, तो यहां पर आप बोलोगे कि अगर इस सेट में कोई भी मदर आ रही है, मैं बोलता हूं यहां पर y1, y2, y3, y4, ये सारी मदर्स आ रही हैं यहां पर, और यहां पर बच्चे आ रहे हैं x1, x2, x3, x4 अप टू इंफिनिटी, मतलब अप टू जहां पर भी जाना है, जितना भी जाना है। अब एक बात बताओ, x इज अ पर्सन एंड y इज द मदर ऑफ x। यहां पर यह भी तो हो सकता है कि x1 की मदर भी y1 हो और x2 की मदर भी y1 हो, यह तो हो सकता है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यह नहीं हो सकता भाई। सबसे पहले तो ये फंक्शन है कि नहीं, सबसे पहले तो एक बात देखो भाई कि x1 की एक मदर होगी, x1 की दो माताएं नहीं हो सकती, मतलब यहां पर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, या फिर हम कृष्ण जी की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर उनको एक पैदा करने वाली मां थी, एक पालने वाली मां थी। यहां पर वैसा थ्योरेटिकल या फिलोसॉफिकल नहीं जाना है, हमें बायोलॉजिकल मदर की बात करनी है, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन है, नॉर्मली सोचते हुए चलना है, इसको ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि एक ही बंदे की दो मम्मी हो सकती है क्या भाई, तो आप बोलोगे नहीं हो सकती सर। तो ये क्या होगा भाई, ये यहां का जितने भी एलिमेंट्स हैं वहां के यूनिक एलिमेंट्स एसोसिएटेड होंगे, और क्योंकि ये बच्चे हैं तो इनकी मां तो कोई ना कोई होगी ना।
ये एक आदमी है, ये एक इंसान है, तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा, मतलब कि इसकी मम्मी तो होंगी कोई ना कोई। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसी ना किसी से वहां पर लिंक्ड होंगे, यानी कि ये क्या है, एक फंक्शन तो है, क्योंकि यहां पर हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से वहां पर लिंक्ड है। ठीक है, तो आप बोलोगे इट इज अ फंक्शन, फर्स्ट वाले के लिए ना, बिकॉज every person has a unique mother। ठीक है, अब यहां पर ये फंक्शन है, अब लेकिन ये क्या 1 1 है? तो आप बोलोगे भाई कि एक आदमी की एक मम्मी है, ये बात तो सही है, लेकिन दो आदमी की वही सेम मम्मी हो भी तो सकती है, वही सेम मदर हो तो सकती है। हो सकता है X1 X2 भाई बहन हो और इनकी मम्मा सिर्फ Y1 ही हो, पॉसिबल है। मतलब जरूरी नहीं है कि एक ऐसा फंक्शन हो 1 1 हो, मतलब हर एक आदमी की एक इंडिविजुअल अलग मां हो, ये जरूरी नहीं है। भाई बहन भी तो होते हैं भाई, उनकी सबकी मदर कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो यहां पर हो सकता है 2 एलिमेंट्स एक ही से एसोसिएटेड हो सकता है 3 एलिमेंट्स एक से एसोसिएटेड हो। ठीक है, तो यहां पर ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। यहां पर आप बोलोगे इट इज नॉट अ 1 1 function because 2 or more person can have same mother। 1 or more person लिख दो, 1 or more person can have same mother, मतलब एक या उससे ज्यादा आदमी की मदर सेम हो सकती है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं, क्या ये सर्जेक्टिव होगा? क्या ये सर्जेक्टिव होगा? तो आप बोलोगे आप यहां पर देखोगे भाई कि अगर यहां पर बी जो सेट है उसमें सारी मम्मियों का सेट है, मतलब सारी मदर्स हैं वहां पर, तो सारी ही मदर्स के कोई ना कोई, सारी मदर के एक ना एक बच्चा तो होगा, तभी तो वो वहां पर आई है, तभी तो वो मदर कहलाई है। यानी कि अगर यहां पर सारी मदर हैं तो इनका कोई ना कोई प्री इमेज तो यहां पर अवेलेबल होगा, मतलब कि कोई ना कोई एक बच्चा तो इनका यहां पर अवेलेबल होगा। तो आप बोलोगे फॉर एवरी मदर देयर इज अ चाइल्ड, यहां पर प्री इमेज बोलोगे आप इन सेट ए, therefore it is a surjective function। ये कैसा फंक्शन है? सर्जेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि यहां पर बी सेट में सारी मदर का सेट है वो, और अगर वो मदर बन चुकी हैं तो उनका कोई ना कोई बच्चा तो होगा ही, मतलब वो किसी ना किसी से एसोसिएटेड होंगी, उनके कोई ना कोई प्री इमेज होगी। तो यहां पर आप बोलोगे therefore it is a surjective function। तो जो पहला वाला फंक्शन है, फंक्शन है, इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि भाई यहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोगों की सेम मदर हो सकती हैं, लेकिन सर्जेक्टिव है क्योंकि अगर ये मदर हैं तो इनका कोई ना कोई यहां पर किड मौजूद होगा, चाइल्ड मौजूद होगा। तो क्लियर है बात कि ये कैसा फंक्शन है? ये सर्जेक्टिव है बट इंजेक्टिव नहीं है। अब बात आती है भाई a, b वेयर a इज अ पर्सन, b इज एन एंसेस्टर ऑफ a। a जो है वो पर्सन है और b जो है वो उसका एंसेस्टर है। तो यहां पर मैं बना लेता हूं a सेट A1 A2 A3 A4 डैश डैश डैश। बी सेट किसके हैं? एंसेस्टर के भाई। अब यहां पर एक बात बताओ, A1 का एंसेस्टर B1 हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, और A1 के एंसेस्टर B2 भी हो सकते हैं, इनके एंसेस्टर B3 भी हो सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि हो सकता है B1 B2 B3 के बाद चौथी पीढ़ी A1 रहा हो, मतलब उनके एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं ना, लिविंग मतलब मतलब जिंदा हो या डेड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत पहले तक की भी एंसेस्टर आपके जो होंगे वो यहां पर अगर होंगे तो आप बोलोगे भाई B1 भी इसके एंसेस्टर हैं, B2 भी है, B3 भी है, कोई भी हो सकता है। मतलब यहां का एक एलिमेंट जो है वो 2-3 एलिमेंट से लिंक हो सकता है, यहां का एक एलिमेंट 2-3 एलिमेंट से लिंक हो सकता है। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन,
फंक्शन ही नहीं है, यहां पर एक ही एलिमेंट कई सारों से लिंक हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है यहां पर कि एक इनपुट के कई सारे आउटपुट्स मिल रहे हैं, मतलब कि ये फंक्शन नहीं है। तो आप बोलोगे एज अ पर्सन कैन हैव मैनी एंसेस्टर्स डेड और अलाइव, मैनी एंसेस्टर्स बस बोल दो, काफी है वो। Therefore it is not a function। अब ये फंक्शन ही नहीं है तो सरजेक्शन, बायजेक्शन, इंजेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। अब ये फंक्शन ही नहीं है तो कुछ और देखने की क्या ही जरूरत है, ठीक है। तो क्लियर करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट 1 2 3 a is equal to 1 2 3, राइट ऑल 1 1 फ्रॉम a to itself। अब सारे 1 1 फंक्शन लिखने हैं आपको जो a से लेके itself में है, 1 2 3 है यहां पर। अब यहां पर एक बात याद रखना भाई कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ऑफ a कितना है, n ऑफ a कितना है, तो वो है 3। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पढ़ा है अपन ने, मतलब ये 1 2 3 जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के साथ कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो वो हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, मतलब कि 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है आपने, अगर 3 एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करना है अलग अलग तरीके से तो कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 3 का फैक्टोरियल, तो वो हो जाएगा 6 वेज। मतलब कि यहां पर ये 6 सेट्स बनाएंगे जो कि 1 1 होंगे, 6 ऐसे सेट बनाएंगे जो कि 1 1 होंगे, ठीक है। अब मैं लिखता हूं उसको A1 A2 A3 A4 A5 A6। सबसे पहला 1 1 सेट में बनाता हूं 1 1 1 2 2 3 3 1 1 से एसोसिएटेड, 2 2 से, 3 3 से, ठीक है। सबको अलग अलग, मतलब सबका जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो डिफरेंट आना चाहिए भाई, ठीक है, तभी वो 1 1 फंक्शन कहलाएगा। सेम आ गया तो 1 1 नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3। इसके बाद मैं बोलता हूं 1 2, अब 2 यहां पर आ गया, इसमें 1 दे दो, 2 1 3 3। फिर मैं बोलता हूं 1 3, अब 3 यहां पर आ गया तो 2 को 2 रहने दो, यहां पर कर दो 3 1। सबके आउटपुट्स अलग अलग हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूं 1 1 वापस से, और यहां पर कर देता हूं 2 3 और इनको कर देता हूं 3 2, ठीक है। सबके आउटपुट्स डिफरेंट हैं। इसके बाद मैं बोलता हूं 1 2 वापस से। अब इससे पहले 1 2 यहां पर आया था तो इसको मैंने 2 1 कर दिया था और इसको 3 3 रहने दिया था। तो अब मैं क्या करता हूं, 1 2 यहां पर दिया है, इसको कर देता हूं 2 3, इसको कर देता हूं 3 1। सबके डिफरेंट आउटपुट्स हैं भाई, ठीक है। और मैं करता हूं 1 3 यहां पर आया था, पिछली बार 1 3 यहां पर था तो इसको 2 2, इसको 3 1 कर दिया था। अब मैं क्या करता हूं 1 3 यहां पर तो इसको 2 1 कर देता हूं, इसको 3 2 कर देता हूं। इनसे ज्यादा और सेट कोई से नहीं बन पाएंगे आपके भाई। ये सारे कितने हैं, ये सारे हैं 1 1 फंक्शंस, ठीक है। कैसे हैं, 1 1 फंक्शन है। क्यों भाई, क्योंकि सारे एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएटेड है। यहां पर जब 1 1 से है, 2 2 से तो 3 3 से है, 1 2 से 2 1 से तो 3 3 से। कहीं पर भी जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें कहीं पर भी जो सेकंड एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो सेम नहीं आना चाहिए। तो आपके कैसे फंक्शंस बन जाएंगे, 1 1 फंक्शन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, सॉल्व करना तो कर लो, जो करना है तो कर लो। आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन था ये, हो गया ये सॉल्व। भाई इसके अरेंजमेंट्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हुए बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A function है from R to R और defined by f of x equals to 4x cube plus 7 show that it is a bijection। रियल नंबर्स पे फंक्शन है और क्यूब का फंक्शन है तो बाइजेक्शन हो ही जाता है, हमें पता है ये, ठीक है। तो मैं यहां पर बोलता हूं फॉर इंजेक्शन, सबसे पहले इंजेक्शन के लिए इसको ट्राई करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा f of x equals to f of y। अब इसको क्या इंप्लाई करना चाहिए, अगर f of x और f of y इक्वल हैं तो इसको इंप्लाई करना चाहिए कि x और y इक्वल होंगे। तो यहां पर मैं बोलता हूं
4x क्यूब प्लस 7 इक्वल्स टू 4y क्यूब प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल, 4x क्यूब इक्वल्स टू 4y क्यूब, 4 से 4 कैंसिल, x क्यूब इक्वल्स टू y क्यूब। ये क्या इंप्लाई करता है कि x इक्वल्स टू y है। अगर x क्यूब और y क्यूब इक्वल है तो वो तभी हो सकता है जब x और y दोनों कैसे हो, इक्वल हो। ठीक है, तो यहां पर x इक्वल्स टू y तक पहुंच गए। आप कहां से, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y से आप कहां पहुंच गए, x इक्वल्स टू y तक। देयरफॉर इट इज एन इंजेक्शन, ये इंजेक्टिव फंक्शन है। अपन को तो बाइजेक्शन करना है, मतलब सरजेक्शन भी ये पॉजिटिवली आ रहा होगा, तो अब सरजेक्शन में चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो सरजेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, तो आप यहां पर बोलोगे सरजेक्शन के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर f ऑफ x को y से इक्वेट करवाना पड़ेगा, f ऑफ x को y से इक्वेट करवाना पड़ेगा। तो f ऑफ x को y से इक्वेट करवाते हो आप, मतलब 4x क्यूब प्लस 7 को आप बोलते हो y के इक्वल। अब x इन टर्म्स ऑफ आप क्या निकालते हो, y, x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हो, तो 7 को वहां भेज दो, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब इक्वल्स टू y माइनस 7, x क्यूब इक्वल्स टू y माइनस 7 अपॉन 4, x इक्वल्स टू y माइनस 7 अपॉन 4 की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट, दोनों साइड अपन ने क्यूब रूट ले लिया। तो अब ये जो चीज है भाई R टू R डिफाइंड है। अगर यहां पर मैं y की कोई भी रियल वैल्यू लूंगा तो x रियल आने से बचेगा क्या, नहीं भाई x रियल ही आएगा। एक तो क्यूब रूट है, वहां पर नेगेटिव भी चलेगा, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रैक्शंस में आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, रियल तो तब भी है वो। ठीक है, यहां पर इमेजिनरी होने का तो सवाल ही नहीं उठता इसका, और कुछ रियल के अलावा कुछ और बनने का सवाल नहीं उठता। इर्रेशनल बन जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रियल है वो। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि जब y रियल है तो x भी रियल है, देयरफॉर इट इज अ सरजेक्शन। अब भाई ये इंजेक्शन भी है, सरजेक्शन भी है, तो बाइजेक्शन अपने आप ही हो गया। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज अ बाइजेक्शन, क्योंकि इंजेक्शन भी था और सरजेक्शन भी था, तो बाइजेक्शन हो गया अपने आप। क्लियर है क्वेश्चन। क्या किया हमने यहां पर, सबसे पहले हमको दिया होता भाई इंजेक्शन प्रूव करो, फिर सरजेक्शन करो, तभी जाके बाइजेक्शन बता पाओगे आप। तो इंजेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y शुड इंप्लाई दैट x इक्वल्स टू y। यहां पर आपने दोनों को इक्वेट किया, एल्जेब्रिकली सॉल्व किया, तो x क्यूब प्लस y क्यूब, x क्यूब इक्वल्स टू y क्यूब आया, जहां से आप जानते हो कि अगर ये तभी पॉसिबल है जब x और y इक्वल हो। तो f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y ने क्या इंप्लाई किया कि x और y इक्वल है, मतलब ये इंजेक्शन हो गया। उसके बाद f ऑफ x को y से इक्वेट किया, तो 4x क्यूब प्लस 7 की वैल्यू आई y, जहां पर मैंने बोला x क्यूब की वैल्यू आ रही थी y माइनस 7 अपॉन 4 का क्यूब रूट। अब क्यूब रूट है तो वहां पर नेगेटिव की टेंशन हमारी हट जाती है, क्योंकि भाई नेगेटिव नंबर्स का भी क्यूब रूट निकल आता है। तो यहां पर ये इमेजिनरी हो नहीं सकता, कुछ भी कर लो, x जो है वो रियल ही रहेगा, मतलब y की प्री इमेज अवेलेबल होगी, चाहे y कुछ भी हो। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, एक सरजेक्शन और एक इंजेक्शन पहले से था, तो ये एक बाइजेक्शन हो गया, जो कि हमको प्रूव करने को बोला था। ठीक है, तो क्लियर है ये। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो दैट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन f from r to r given by f of x equals to e की पावर x is 1 1 but not on 2, r से r में है ना, ये याद रखना है यहां पर। What happens if the codomain is replaced by r plus set of all positive real number? तो अब यहां पर मैं बोलता हूं भाई फंक्शन अपन को दिया हुआ है e की पावर x। यहां पर अगर मैं बोलूं कि f of x equals to e की पावर x है, तो आप को कहां तक पहुंचना है, अगर f of x इंजेक्शन के लिए सबसे पहले तो भाई ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, याद रखना। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज हमने थोड़ी सी देखी थी जब हमने शुरुआत में सारे फंक्शंस पढ़े हैं। तो वहां पर एक चीज हमने देखी थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, याद रखना। ठीक है, अब यहां पर मैं बोलता हूं कि ये क्या इंजेक्शन है कि नहीं, तो आप बोलते हो अगर f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y हो, तो यहां पर इसको इंप्लाई करना चाहिए कि x इक्वल्स टू y है, और तब जाकर हम क्या मानेंगे कि एक इंजेक्शन है। तो आप बोलोगे भाई कि e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर y। अब यहां से x इक्वल्स टू y तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो आप बोलते हो मैं इसको ना डिनोमिनेटर में लेकर आता हूं, e की पावर x अपॉन e की पावर y इक्वल्स टू 1।
या मैं इसको लिख सकता हूं, क्योंकि ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन की आइडेंटिटी लगाऊं अगर मैं यहां पर, तो मुझे पता ये होता है ए की पावर एम माइनस एन। भाई एक्सपोनेंट्स में तो पढ़ा, एक्सपोनेंट्स इन पावर वाले चैप्टर में आप लोगों ने क्लास 9th 9th में पढ़ा होगा ये तो बहुत आसानी से। तो यहां पर कितना हो जाएगा ये e की पावर x अपॉन e की पावर y, जो कि हो जाएगा e की पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू, अब 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, किसी भी चीज की पावर अगर मैं 0 बोल दूं तो 1 हो जाता है। यहां पर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में e की पावर x माइनस वाई है, तो मेरे को राइट हैंड साइड पर भी e की पावर में लेकर आना पड़ेगा, तो मैं इसको बोल देता हूं e की पावर 0। तो मेरी इक्वेशन बन जाती है x माइनस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों साइड क्या था, e था, तो मैंने पावर्स को क्या कर दिया, इक्वेट करवा दिया। तो अब भाई इस माइनस वाई को वहां भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई। मतलब कि हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y से, और वो क्या है, x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, वहां तक पहुंच कहां तक गए आप, x इक्वल्स टू वाई तक। तो ये कितना हो गया भाई, आपने बोला f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y implies that x equals to y। मतलब कि क्या, मतलब ये हुआ भाई कि ये है एक इंजेक्शन। ये क्या है, एक इंजेक्शन है। हो गई बात क्लियर, इंजेक्शन है ये। अब कर लेते हैं सरजेक्शन के लिए ट्राई, भाई सरजेक्शन होगा कि नहीं। ठीक है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है ऑन टू, अपन देखते हैं यहां पर। तो मैं बोलता हूं फॉर सरजेक्शन मैं बोलता हूं f ऑफ x को y से इक्वेट करवाता हूं मैं, मतलब e की पावर x जो है वो y के इक्वल है। अब एक बात ध्यान देना, यहां पर ये r टू r है, कोडोमेन इसका y जो होगा वो r है। मैं अगर बोल दूं यहां पर y इज इक्वल्स टू -1, तो e की पावर x जो है वो कभी भी -1 हो सकती है क्या? मैंने ये क्वेश्चन की शुरुआत में आपसे बोला था कि एक्सपोनेंशियल कोई भी फंक्शन है तो नेगेटिव नहीं हो सकता। और यहां पर ये जो डिफाइंड है, ये कहां तक डिफाइंड था भाई, r तक डिफाइंड था। कोडोमेन जो था वो r में डिफाइंड था, और r में नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। तो यहां पर अगर y को मैं नेगेटिव बोल दूंगा तो e की पावर x तो वो कभी हो ही नहीं पाएगा। मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं होगी यहां पर, और प्री इमेज नहीं होगी तो ये सरजेक्शन नहीं है। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट सरजेक्शन। मतलब ऑन टू नहीं है। तो अब यहां पर आपको एक चीज और बोल रहा है कि अगर कोडोमेन को, मतलब ये दूसरे वाले को, मतलब y की सारी वैल्यूज को r प्लस से रिप्लेस कर दिया जाए, कोडोमेन को अगर r प्लस से रिप्लेस कर दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहां पर जो y नेगेटिव में रख रहा था वो अब नहीं रख पाऊंगा। y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और y अगर पॉजिटिव रहेगा तो यहां पर e की पावर x उसकी कोई भी वैल्यूज ला सकता है, क्योंकि e की पावर x भी हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो आप बोलोगे अगर कोडोमेन भैया पॉजिटिव हो जाता तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप बोलोगे इफ r इज रिप्लेस्ड बाय r प्लस किसका r भाई, कोडोमेन का r ना, डोमेन की बात नहीं कर रहा हूं, कोडोमेन का r इज रिप्लेस्ड बाय r प्लस, देन द फंक्शन विल बिकम सरजेक्टिव ऑल्सो। मतलब कि अगर r प्लस आ जाएगा तो यहां पर नेगेटिव नंबर वाली कंडीशंस नहीं रह पाएंगी, यानी कि हर एक नंबर की कोई ना कोई, हर एक कोडोमेन पर आने वाले हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये? तो क्वेश्चन में क्या बोला था सबसे पहले बोला था भैया कि देखो कि ये सरजेक्शन है कि नहीं, इंजेक्शन है कि नहीं। मतलब उन्होंने बोला था कि 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। तो मैंने सबसे पहले इंजेक्शन मतलब कि 1 1 के लिए ट्राई किया, तो f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y अगर आ रहा था तो x इक्वल्स टू y आना चाहिए था। तो यहां पर मैंने बोला भैया अगर f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y मतलब e की पावर x और e की पावर y इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो मैंने बोला e की पावर y को यहां नीचे ले आता हूं, तो e की पावर x अपॉन e की पावर y आ गया। इसके बाद एक्सपोनेंट्स का लॉ लगाया मैंने, तो ये हो गया e की पावर x माइनस e की पावर y इक्वल्स टू, यहां पर राइट हैंड साइड पर 1 था और मुझे पता है किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 0 लिख दूं तो वो 1 हो जाता है, क्योंकि मेरे को बेस सेम बनाने थे ताकि मैं पावर्स को इक्वेट कर सकूं। तो यहां पे 1 को मैंने e की पावर 0 लिख दिया।
यहां पर भी ई है, यहां पर भी ई है, यहां पर ई की पावर एक्स माइनस वाई, यहां पर ई की पावर 0, दोनों पावर्स को इक्वेट कर दिया तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया, वाई को वहां भेजा तो एक्स इक्वल टू वाई आ गया। मतलब कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई ने क्या इंप्लाई कर दिया कि एक्स इक्वल टू वाई है, मतलब ये क्या हो गया, एक इंजेक्शन। ठीक है, अब ये इंजेक्शन हो गया तो सर्जेक्शन के लिए ट्राई करने गया मैं। सर्जेक्शन में क्या करना होता है, हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करना होता है, तो ई की पावर एक्स को मैंने वाई पुट किया। यहां पर मैंने देखा यार हमें कोडोमेन में आर दिया हुआ है, और कोडोमेन में अगर आर दिया हुआ है भाई तो बात यहां पर ऐसी हो जाती है कि ये जो आर है इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, पर नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज हमारे लिए नहीं है यहां पर। तो यहां पर प्री इमेज नहीं है नेगेटिव नंबर की, क्योंकि ई की पावर एक्स का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये सर्जेक्शन नहीं था। इसके बाद इन्होंने बोला कि अगर कोडोमेन के आर को मैं आर प्लस से रिप्लेस कर दूं तो क्या ये सर्जेक्शन बनेगा, तो बन जाएगा, क्योंकि भाई अगर पॉजिटिव ही आ रही है वैल्यू तो ई की पावर एक्स पॉजिटिव हो जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ई की पावर एक्स मतलब वहां पर एक्स की कोई भी रियल वैल्यूज के लिए वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स वहां पर प्री इमेज अवेलेबल होगी उसके लिए। तो क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको करते हैं क्लियर, बढ़ते हैं आगे। अब क्या बोल रहा, शो दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन एफ फ्रॉम आर प्लस टू आर, मतलब यहां पॉजिटिव है, इसकी डोमेन जो है वो पॉजिटिव है, ये डोमेन जो है ये पॉजिटिव नंबर है, और ये है इसका कोडोमेन। तो डोमेन है भाई आर प्लस और कोडोमेन है आर। तो अब यहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है कितनी भाई, लॉग ऑफ एक्स बेस ए। हमें देखना है कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ये बाइजेक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम बोलते हैं भाई कि चलो ठीक है, सबसे पहले इसको मैं देखता हूं 1 1 के लिए, मतलब इंजेक्शन के लिए। 1 1 बोलो, इंजेक्शन बोलो भाई, कंटिन्यूसली इंजेक्शन लिख रहा था तो मैंने 1 1 लिख दिया, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो वैरायटी बनी रहती है। ठीक है, तो यहां पर 1 1 के लिए अगर मैं चेक करूं इसको तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ वाई के इक्वल है तो दिस शुड इंप्लाई दैट एक्स इक्वल्स टू वाई। मतलब कि अगर लॉग ऑफ एक्स बेस ए है लॉग ऑफ वाई बेस बी के, वाई बेस ए के इक्वल, तो एक्स इक्वल्स टू वाई आना चाहिए। अब ये आ पाएगा क्या, यहां पर आप बोलते हो इस लॉग ऑफ वाई को माइनस करके यहां पर ले आते हो, तो ये हो जाता है लॉग ऑफ ए एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स बेस वाई बेस ए इक्वल्स टू 0। यहां पर आप जानते हो भाई प्रॉपर्टी लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए माइनस लॉग बी जो होता है वो लॉग ऑफ ए अपॉन बी के इक्वल होता है। ये पढ़ी हुई है अपन ने प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये लर्न करके रखनी भाई आपको, इसमें कई सारे क्वेश्चंस भी करने हैं आपको। ठीक है, तो अब ये लॉग ऑफ ए अपॉन बी होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी की वैल्यू। तो यहां पर मैंने बोला कि भाई अगर ऐसा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ x अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे को मैं log ऑफ a को वहां लेकर जब जाऊंगा तो ये जो a बेस में है वो 0 को अपनी पावर में ले लेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई ए इज इक्वल्स टू a की पावर 0। ये सारी चीजें देखी हमने जब हम log फंक्शन पढ़ रहे थे लॉगरिथमिक, तो ये सारी चीजें देखी थी हमने। तो ये क्या हो जाएगा, x बाई वाई इक्वल्स टू a की पावर 0 होता है 1, y को वहां भेज दो x इक्वल्स टू वाई। यानी कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y ने क्या इंप्लाई कर दिया कि x जो है वो y के इक्वल है। तो यहां पर ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 1 1 फंक्शन। वन वन ये हो गया, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई से स्टार्ट किया था लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई से, और पहुंच कहां तक गए, एक्स इक्वल टू वाई तक। ठीक है, अब सर्जेक्शन के लिए ट्राई करते हैं। मतलब कि क्या, एफ ऑफ एक्स को हम किससे इक्वेट करेंगे, वाई से। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, लॉग ऑफ एक्स बेस ए, तो उसको मैं वाई से इक्वेट करता हूं, तो ये कितना जाता है, x इक्वल्स टू ए की पावर y। अब x इक्वल्स टू ए की पावर y आ रहा है, y कोई भी रियल नंबर हो, x हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा।
y कोई भी रियल नंबर हो, x हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर है क्योंकि x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया यहां पर। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमको पता है भाई नेगेटिव कभी नहीं हो सकते, चाहे y की वैल्यू कितनी भी नेगेटिव डालो कितनी भी पॉजिटिव डालो, ये हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर ही लाकर देते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे y belongs to R implies that x belongs to R plus। यहां पर हमें यही दिया हुआ था भाई कि हमारा जो डोमेन था वो क्या था, R प्लस था, और जो रेंज था या सॉरी कोडोमेन था वो क्या था, R था। मतलब कि कोडोमेन के R होने पर x जो है वो R प्लस पर आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर बना रहे हैं। मतलब कि ये क्या होगा, यस इट इज सर्जेक्शन। हमें जो रूल चाहिए था भाई वही आ रहा है, y r को बिलोंग कर रहा है, y नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है, और x जो है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। और हमारी डेफिनेशन में फंक्शन की यही दिया हुआ था कि डोमेन जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है और को डोमेन जो है वो रियल नंबर है कोई भी। तो यहां पर सारे y के लिए कोई ना कोई इमेज अवेलेबल है, यानी कि ये सर्जेक्शन है। तो आपने देख लिया भाई कि इंजेक्शन भी है, बाइजेक्शन इंजेक्शन भी है, सर्जेक्शन भी है, तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज अ बाइजेक्शन। क्या है ये, एक बाइजेक्शन है। ठीक है, क्या किया शुरुआत से एक बार थोड़ी सी नजर मार लें अपन इस पे कि क्या किया था अपन ने। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ था भाई कि फंक्शन है आपका log ऑफ x बेस a वेयर a इज ग्रेटर देन 0, और उसकी जो डोमेन और को डोमेन दी थी, डोमेन दी थी r प्लस और को डोमेन दिया होता r कोई भी रियल नंबर। हमें बताना था कि एक बाइजेक्शन है। तो सबसे पहले 1 या इंजेक्शन के लिए हमने क्वेश्चन किया, और इंजेक्शन के लिए हमने देखा कि अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y है, मतलब log x इक्वल टू log y है, मैंने सबको एक साइड कर लिया, log a माइनस log b की आइडेंटिटी लगा दी, तो ये हो गया log ऑफ x बाय y बेस a इक्वल्स टू 0। इस a को जब मैं यहां लेकर गया तो ये हो गया a की पावर 0, और यहां पर बचा सिर्फ x बाय y, तो x बाय y की इक्वल हो गया a की पावर 0 के, जो कि होता है 1, y को वहां भेज दिया तो x इक्वल्स टू y हो गया। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, एक 1-1 फंक्शन हो गया, क्योंकि fx इक्वल्स टू fy ने यहां तक लाकर छोड़ दिया अपन को x इक्वल्स टू y तक, मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू y, देयरफॉर इट इज अ 1-1 फंक्शन। ठीक है, अब 1-1 ही आ गया। बाइजेक्शन के लिए हमको सर्जेक्शन भी करना था, तो सर्जेक्शन के लिए आपने देखा f ऑफ x इक्वल्स टू y पुट करते हो आप, तो यहां पर log ऑफ x जो है y के इक्वल आ गया, a को वहां भेजा तो x जो था वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया, मतलब y में, यानी कि y अगर कोई भी रियल नंबर है तो x जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। तो यहां पर डोमेन और कोडोमेन दोनों ट्रू हो रही थी अपनी, वही चीज चाहिए थी हमको, तो ये सर्जेक्शन भी हो गया। जब सर्जेक्शन हो गया, ये इंजेक्शन पहले था तो बाइजेक्शन हमने लिख दिया। तो क्लियर करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन था, इफ a is equals to 1 2 3 that then show that a 1-1 function from a to a must be on 2। तो अब यहां पर ये बोल रहा है कि a जो है वो 1 2 3 है, और a से a में ही फंक्शन है आपका। आपको 1-1 फंक्शन बनाना है। 1-1 फंक्शन मतलब कि 1 जो है वो 1 से लिंक्ड हो, तो 2 जो है वो 2 से हो, 3 जो है वो 3 से हो। यहां पर कोई भी जो है एक एलिमेंट है वो 2 से लिंक नहीं हो सकता। कोई भी एक एलिमेंट किसी एक, मतलब कोई भी 2 एलिमेंट किसी एक से लिंक नहीं हो सकते। कोई भी 2 एलिमेंट किसी एक से लिंक नहीं होंगे, मतलब कि ये हो सकता जरूर, या तो ये ऐसा बने, या तो फिर 1 3 से हो, 2 2 से हो, 3 1 से हो, ऐसा बने। लेकिन हर एक एलिमेंट किसी डिफरेंट एलिमेंट से ही एसोसिएटेड हो। तो यहां पर अगर सबके लिए आपको एक डिफरेंट एलिमेंट चाहिए है, तो मतलब यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 3 तो होने ही चाहिए, और वो अगर 3 हैं तो वो सारे के सारे एक ना एक से एसोसिएटेड होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आप यहां पर बोलोगे बिकॉज एवरी एलिमेंट मस्ट बी associated with a different element। भाई 1-1 की कंडीशन यही होती है कि every element must be associated with a different element। Therefore all the 3 elements of second sets will have a
pre-image in A, therefore it is onto function। ठीक है, क्योंकि भाई हर एक एलिमेंट 1 2 3 को डिफरेंट एलिमेंट से लिंक होना है, तो इनके लिए डिफरेंट 3 एलिमेंट तो चाहिए यहां पर, और यहां पर 3 ही एलिमेंट है टोटल, मतलब कि यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो इनसे लिंक होंगे ही होंगे, और अगर उनसे लिंक होंगे मतलब कि यहां पर जितने जो कोडोमेन है वही इसकी रेंज हो जाएगी, जो कोडोमेन है वही इसकी रेंज हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, एक ऑन टू फंक्शन। 1 1 था तो ऑन टू बी होगा, ए से ए में, अगर ए में 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं 1 2 3 तो ठीक है, और ऑन टू है तो 1 1 भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है तो अपन उसमें भी देख लेते हैं। If a is equals to 1 2 3, show that an onto function from a to a must be a 1 1 function। मतलब अगर onto function है, यानी आप बोलते हो भाई यानी कि यहां के तीनों एलिमेंट्स लिंक्ड हैं, यहां के तीनों एलिमेंट्स लिंक्ड है, चलो मैं बोलता हूं 1 से 1 लिंक्ड है, 1 से 2 भी लिंक्ड है, और 3 से 3 लिंक्ड है, तो इस कंडीशन में भी यहां के तीनों एलिमेंट्स लिंक्ड हो रहे हैं, लेकिन यहां का 2 छूट जा रहा है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां की पहली कंडीशन फंक्शन बनाने की ये होती है कि यहां के सारे एलिमेंट्स को यहां से लिंक होना चाहिए, यहां पर एक एसोसिएटेड एलिमेंट उसके पास होना चाहिए, तो यहां पर भाई 2 अकेला छूट रहा है तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, मतलब ये क्राइटेरिया पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 1 अगर 1 से है, 3 अगर 3 से है, तो 2 को 2 से होना पड़ेगा, 2 को 2 से होना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि एक ऐसा फंक्शन है, एक ऑन टू है। अगर यहां पर मैं बोलता 2 जो है वो 3 से लिंक्ड है, 2 जो है वो 3 से लिंक्ड है, तो 2 अलग अलग एलिमेंट्स का सेम आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहां पर ये जो चीज है, यहां पर ये ऑन टू नहीं रह जाएगा, और ऑन टू नहीं रह जाएगा भाई, ऑन टू नहीं रह जाएगा तो ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है। ऑन टू बनाना है इसको तो 2 को तो लिंक करवाना है, तो 2 किससे लिंक होगा भाई, 1 से, 2 से ही होगा। मतलब कि अगर यहां पर आप बोल रहे हो कि ऑन टू फंक्शन है, यानी कि 1 2 3 जो है वो किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड हैं, आपने ये बोला कि अगर ये ऑन टू फंक्शन है और 1 2 3 किसी ना किसी से एसोसिएटेड हैं, तो भाई ये 1 1 भी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा 1 1? क्योंकि और कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है यहां पर सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो किसी ना किसी से लिंक्ड हैं, यहां पर भी 3 ही एलिमेंट्स हैं, और इन तीनों को एक ना एक एलिमेंट से एसोसिएट होना जरूरी है। तो आप बोलोगे एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन एंड कोडोमेन are same and it is an onto function, then there must be a pre-image, एक pre-image होना जरूरी है of, अगर मैं बोलता हूं यहां पर ऑर्डर्ड पेयर x, y है, तो यहां पर आप बोलोगे प्री इमेज ऑफ y इन इट्स डोमेन। तो अब यहां पर बात आती है भाई, अगर इसकी प्री इमेज है यहां पर y में, y की प्री इमेज है मतलब यहां पर इस डोमेन में, तो आप बोलोगे भाई कि अगर इसकी प्री इमेज है तो ये किस केस में पॉसिबल है। अगर यहां पर मैं सारे केस वापस से एक बार आपको समझाऊं कि 2 का 1 है, ठीक है, 2 का 1, 3 का भी 1 है, तो ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि भाई एक ही इनपुट के 2 आउटपुट आ नहीं सकते, तो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो 3 का कोई और होना चाहिए और 1 का भी कोई और होना चाहिए, तो यहां पर हर एलिमेंट जो होगा वो डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएटेड हो जाएगा, हर एलिमेंट जो होगा वो डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएटेड हो जाएगा। तो यहां पर आप बोलोगे देयरफॉर एवरी एलिमेंट will be associated with a different element
hence it is 1 1. Hence it is 1 1 फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा तो ये 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, अब यहां पर आप चाहते तो इसको अलग अलग पेयर्स में बनाकर भी बता सकते थे, जैसे कि अपन ने बताया हुआ था पहले। मतलब कि यहां पर आपके 6 पेयर्स बनते, और वो कैसे बनते, तो भाई एक बनता 1 1 1 1 1 2 2 3 3। ऑन टू फंक्शंस बना रहे हैं ना अपन, सारे ऑन टू फंक्शंस बना रहे हैं, मतलब कि 1 2 3 जो है सबकी एक एक प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर मैं बनाता हूं 1 2 2 1 3 3, सबकी प्री इमेज है भाई 1 2 3 की। ठीक है, उसके बाद मैं बनाता हूं 1 3 2 2 3 1 1 3 2, सबकी प्री इमेज है। फिर मैं बनाऊंगा 1 1 2 3 3 2, फिर 1 2 2 3 3 2, फिर 1 3 2 1 3 2। यहां पर देख लो भाई, इतने पॉसिबल सेट बन रहे हैं ऑन टू के लिए, और यहां पर सारी चीजें जो आप देख रहे हो, यहां पर 1 2 3 जो है उनके अलग 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 प्री इमेजेस यहां बन रही है। ये सारे फंक्शंस जो बन रहे हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो 1 1 भी बन रहे हैं। तो आप बनाओगे जो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑन टू फंक्शंस जब बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ पॉसिबल 1 1 फंक्शन भी आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर ऑन टू मतलब कि क्या चाहिए था आपको, कि जो 1 2 3 है भाई, ये सारे के सारे किसी एक ना एक फंक्शन से, किसी एक ना एक वेरिएबल से, किसी एक ना एक एलिमेंट से लिंक्ड हो। ठीक है, तो तभी पॉसिबल था जब ये सारे केसेस अपन बना रहे थे। एक भी ऑर्डर्ड पेयर में छेड़खानी कर दो और बोल दो भाई चलो यहां पर ये जो 2 है ये 2 से नहीं 2 से लिंक्ड हो जाए, तो भाई दो फर्स्ट एलिमेंट का सेम डिफरेंट आउटपुट आ जाएगा, है ना। तब आपको यहां पर ऐसा चीज चाहिए नहीं भाई, सारी डेफिनेशंस आपको सही रखकर चलनी है, फंक्शन बनाना है उसको, दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट नहीं आ सकता। ठीक है, दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट आ सकता है, लेकिन यहां पर अगर वैसा आ जाएगा, मतलब मान लो ये ऐसा आ जाएगा, तो भाई यहां पर एक एलिमेंट छूट जाएगा तो ऑन टू नहीं बन पाएगा ना। और यहां पर ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि ऑन टू हम इसको बना दें लेकिन यहां का एक एलिमेंट छोड़ दें, क्योंकि ये फिर फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। तो ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो ऑन टू हो जाए और 1 1 ना हो। आपने बनाकर भी देख लिया सारा, आपने थ्योरेटिकली भी समझ लिया, आपने डायग्रामेटिकली भी समझ लिया, और ऑर्डर्ड पेयर्स में भी समझ लिया। तो इस बात को आप और अपने तरीके से और अगर रिसर्च करना है इसमें तो और कर लो, बैठ के जो बना सकते हो बना कर देखो। लेकिन ये इतने ही फंक्शंस बनेंगे जो ऑन टू होंगे, और ये सारे के सारे फंक्शंस 1 1 भी होंगे। तो क्लियर है इस बात को? क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। अब ए टू इटसेल्फ बना रहा है तो जितने ऑन टू होंगे उतने ही 1 1 होंगे, और हमें पता है 1 1 फंक्शंस कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स चाहिए होते हैं आपको। अगर यहां पर n एलिमेंट्स है तो n फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे एज वी नो दैट ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a to a is also a 1 1 function therefore number of onto functions equals to number of 1 1 functions। ऑन टू फंक्शंस का जो नंबर है वो 1 1 फंक्शन के नंबर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे भाई नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के इक्वल है, तो क्या है यहां पर, तो यहां पर आप बोलोगे कि हम जानते हैं कि वी नो दैट नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होते हैं। इफ n ऑफ a इक्वल्स टू n, मतलब कि किसी सेट में अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उनके सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे यहां पर, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स
तो वो हो जाएगा n का फैक्टोरियल। सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे भाई? n के फैक्टोरियल के इक्वल। तो आप यहां पर बोलोगे कि भाई यही है आपका नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस या नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। कितने हैं? n का फैक्टोरियल। क्योंकि आपको पता है कि वन वन फंक्शन करना है मतलब ही सारे जो 1 2 3 से लेके n तक हैं वो n डिफरेंट एलिमेंट से लिंक्ड होंगे, एसोसिएटेड होंगे। तो उसके लिए कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं भाई? तो n पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर अपन ने n फैक्टोरियल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि इससे पहले अपन ने 3 अगर आपके पास एलिमेंट थे तो हमने देखा था वहां पर 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट मतलब कि 6 सेट्स बन रहे थे, आपके 6 फंक्शंस बन रहे थे। तो यहां पर कितने बनेंगे? n फैक्टोरियल, क्योंकि n एलिमेंट्स है। तो क्लियर है ये बात? Give examples of two one-one functions f1 and f2 from R to R such that f1 plus f2 from R to R defined by f1 plus f2x is equals to f1x plus f2x is not one-one। मतलब दो ऐसे वन-वन फंक्शन चाहिए हैं आपको, दो ऐसे वन-वन फंक्शन चाहिए हैं आपको, ठीक है, दो ऐसे वन-वन फंक्शन चाहिए जिसमें क्या होगा कि f1 प्लस f2 जो आएगा वो 1 1 ना आए। मतलब आपका f1 1 1 हो, f2 1 1 हो, लेकिन उन दोनों का जो सम है वो 1 1 के इक्वल ना आए। ऐसे दो फंक्शन चाहिए आपको। तो आप देखते हो भाई, मैं बोलता हूं लेट f1 इक्वल्स टू f1x इक्वल्स टू x, f2x इक्वल्स टू माइनस x। दो फंक्शन ले लिए मैंने, f1x को ले लिया x और f2x को ले लिया माइनस x। ठीक है, अब मैं देखता हूं भाई कि 1 1 है कि नहीं, f1x 1 1 है कि नहीं। तो मैं बोलता हूं भाई फॉर इंजेक्टिविटी ऑफ f1x तो यहां पर आप बोलोगे कि f1x को अगर आपको 1 1 प्रूफ करवाना है तो यहां पर होना चाहिए भाई कि f1x इक्वल्स टू f1y जो है वो x इक्वल्स टू y को इंप्लाई करना चाहिए। तो आप यहां पर बोलते हो f1x तो खुद ही x है और f1y जो होगा वो y होगा, तो डायरेक्टली आ ही जा रहा है। मतलब f1x और f1y जो है वो x इक्वल्स टू y को इंप्लाई कर रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन है। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज 1 1। इसके बाद आप इंजेक्टिविटी ऑफ f2x को टेस्ट करते हो जो कि माइनस x है। तो आप बोलोगे f2x इक्वल्स टू f2y, यानी कि माइनस x इक्वल्स टू माइनस y, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू y। यानी f2x इक्वल्स टू f2y ने किसको क्या इंप्लाई कर दिया? x इक्वल्स टू y को। तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई अगर x इक्वल्स टू y को इंप्लाई कर रहा है देयरफॉर ये भी 1 1 है। अब ये भी 1 1 है, ठीक है, और जो अपन ने x इक्वल्स टू y लिया था वो भी 1 1 था, दोनों ही 1 1 है भाई। तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर यहां पर अब ये दोनों 1 1 है, लेकिन हमें क्या देखना है कि f1x प्लस f2x 1 1 है कि नहीं। इसको बाइजेक्शन वाइजेक्शन कुछ नहीं बोलना भाई अभी, है ना। तो हमें देखना है f1 प्लस f2x वो 1 1 है कि नहीं। तो यहां पर आप देखते हो f1 प्लस f2x जो कि होगा f1x प्लस f2x, मतलब कि x प्लस माइनस x जो कि हो जाएगा 0। अब यहां पर x और माइनस एक्स की वैल्यूज कुछ भी डालो, f1x और f2x में कोई भी वैल्यू डालो R2R में। यहां पर R2R डिफाइंड था नहीं, ये रियल से रियल नंबर पे है, इसमें कोई भी वैल्यूज डालो, आपका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा 0 आएगा। मतलब कि आप बोलोगे 1,0 मिलेगा, 2,0 मिलेगा, 3,0 मिलेगा, -1,0 मिलेगा, 0,0 मिलेगा। सब में इसका आउटपुट कितना आएगा भाई? 0 आएगा। सब में अगर इसका आउटपुट 0 आएगा तो आप बोलोगे भाई कि जब आउटपुट कोई और आ ही नहीं रहा है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स एक से ही लिंक्ड हैं, मतलब कि ये क्या है? इट इज अ मैनी वन फंक्शन। तो आप बोलोगे एज ऑल द एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड टू द सेम इमेज therefore it is a many one function। कौन सा फंक्शन है ये? एक many one फंक्शन है भाई, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो क्लियर है? क्या बोला था अपन से? अपन से बोला था
कि भाई दो ऐसे फंक्शन लो जो 1 1 हो, तो अपन ने f1x को लिया x और f2x को लिया -x, और फिर इसने बोला था कि फिर बताओ कि भाई f1 प्लस f2x जो है वो 1 1 ना हो, ऐसे फंक्शन चाहिए। तो हमने पहले दोनों को 1 1 प्रूव किया। f1x को जब 1 1 प्रूव किया तो x इक्वल्स टू y डायरेक्टली आ गया। f2x इक्वल्स जब 1 1 प्रूव किया तो -x इक्वल्स टू -y, तो x इक्वल्स टू y आ गया, तो ये भी 1 1 था। लेकिन जब दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो भाई वो 0 के इक्वल हो गया। तो मतलब सबकी सारे ही एलिमेंट्स की जो इमेज आ रही थी वो 0 आ रही थी, जो कि 1 1 नहीं मैनी 1 फंक्शन हो रहा था। तो क्लियर है, ये करते हैं क्लियर, इसको भी करते हैं क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी बोल रहा भाई गिव एग्जांपल्स ऑफ टू सर्जेक्टिव फंक्शंस f1 एंड f2 फ्रॉम z टू z सच दैट f1 प्लस f2 इज नॉट सर्जेक्टिव। तो अब यहां पर भैया आपको बोल रहा है f1 फ्रॉम f2 जो है वो z टू z है, मतलब इंटीजर से इंटीजर है, और f1 और f2, f1 प्लस f2 इज नॉट सर्जेक्टिव, ये आपको बताना है, ये सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या बोलते हो, आपको यहां पर देखना भैया कि f1 प्लस f2 इज नॉट सर्जेक्टिव बट f1 और f2 सर्जेक्टिव। हम जो पुराने वाले जो एग्जांपल में हमने जो एग्जांपल लिया था, मतलब पुराने वाले जो क्वेश्चन में एग्जांपल लिया था, वो यहां पर भी ले लेते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूं लेट f1x इक्वल्स टू x एंड f2x इक्वल्स टू y। तो मैं सबसे पहले इनकी इंजेक्टिविटी का सर्जेक्टिविटी का, क्योंकि सर्जेक्टिव बोला यहां पर, इंजेक्टिव वाला नहीं है ये, तो सर्जेक्टिविटी का टेस्ट कर लेता हूं। तो यहां पर मैं बोलता हूं भाई सर्जेक्टिविटी ऑफ f1x, तो मैंने बोला यहां पर f1x इक्वल्स टू y, मतलब x इक्वल्स टू y, x इन टर्म्स ऑफ y। अब ये कहां है भाई, इंटीजर्स में है, तो मैं यहां पर बोलता हूं y अगर कोई इंटीजर है तो x भी इंटीजर ही आएगा और इक्वली इंटीजर आएगा। मतलब अगर मैं बोलता हूं y बिलोंग्स टू इंटीजर तो x भी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यस इट इज सर्जेक्टिव। ये कैसा है, सर्जेक्टिव है। ठीक है, अब ये अगर सर्जेक्टिव है तो आप बोलोगे कि भाई यहां पर आपके पास है f2x, वो है y, f2x को f1 नहीं यार, f2x को मैंने -x लेना था भाई, मैं बोला कि क्या गड़बड़ी कर रहा हूं मैं, f2x को मैंने लिया -x, तो मैं अब इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करता हूं। अब -x की अगर सर्जेक्टिविटी में चेक करने आऊंगा तो मैं बोलूंगा भाई f ऑफ x इक्वल्स टू y, यानी -x इक्वल्स टू y या x इक्वल्स टू -y। y अगर इंटीजर है तो x भी इंटीजर ही होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, y इंटीजर है सारा, y बिलोंग्स टू z और x भी बिलोंग्स टू z, देयरफॉर इट इज सर्जेक्टिव। भाई ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन है, ये भी और ये भी, f1x f2x दोनों सर्जेक्टिव हैं। हमें देखना है f1 प्लस f2x सर्जेक्टिव होगा कि नहीं, तो मैं बोलता हूं f1x प्लस f2x, तो वो हो जाएगा x माइनस x मतलब 0, x प्लस माइनस x, क्योंकि एक था x और एक था माइनस x, दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। अब यहां पर आपके पास जो कोडोमेन है z, z के इक्वल, और रेंज जो आ रही है वो एक ही नंबर आ रहा है, चाहे कुछ भी हो, रेंज 0 ही आ रही है, रेंज 0 ही आ रही है, मतलब कि कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल नहीं है, मतलब कि अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है यानी ये जो है ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, तो आप बोलोगे इट इज नॉट सर्जेक्टिव। क्योंकि भैया कोडोमेन में आने वाले हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज अवेलेबल होना चाहिए अपने पहले वाले सेट में, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कोडोमेन जो है वो अकेला, उसमें रेंज की बात करूं मतलब एक ही एलिमेंट 0 है जिसकी प्री इमेजेस अवेलेबल हैं, बाकी किसी की भी अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो यहां पर कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, यानी ये सर्जेक्टिव नहीं है। क्लियर है बात?
एक को x लिया था, एक को माइनस एक्स लिया, दोनों को सर्जेक्टिव प्रूव किया, दोनों को जब ऐड किया तो x प्लस माइनस एक्स 0 आया, और 0 आया तो भैया मतलब हर एक एलिमेंट के लिए आंसर 0 ही आएगा, और अगर आंसर 0 आएगा तो रेंज सिर्फ 0 है, मतलब कोडोमेन था इंटीजर्स और रेंज था 0, जो कि दोनों कभी भी इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो सर्जेक्टिव नहीं है। Show that if f1 and f2 are 1-1 maps from R to R, then the product f1 into f2 from R to R defined by f1 into f2x equals to f1x into f2x need not be 1-1। तो मैंने ले लिया भाई f1x equals to x, f2x equals to minus x। या इसको भी x ले लो, चलो एक काम करो, f2x को भी x ले लो। दो 1-1 फंक्शन है, इक्वल ना हो ऐसा तो नहीं बोला गया अपन को, इक्वल फंक्शंस ले लो दो, ठीक है। तो f1x इक्वल्स टू x, f2x इक्वल्स टू x ले लिया, दोनों 1-1 है, इससे पहले अपन ने प्रूव किया, तो अपन यहां पर डायरेक्टली लिख देते हैं, वी नो दैट f1 एंड f2 आर 1-1। ये कैसे फंक्शन है? 1-1 फंक्शन है, हमने प्रूव किया हुआ है इससे पहले के दोनों क्वेश्चंस में। f1x इक्वल्स टू x को 1-1, x इक्वल्स टू y डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं f1x इंटू f2x, तो ये हो जाएगा x इंटू x, जो कि हो जाएगा x स्क्वायर, जो कि हो जाएगा x स्क्वायर। तो अब x स्क्वायर अगर आ गया यहां पर, x स्क्वायर अगर आ गया यहां पर, तो आप बोलोगे कि भाई ये जो भी फंक्शन है f1x इंटू f2x, इसको मैं बोलता हूं f3x मान लो, जो कि x स्क्वायर। अब यहां पर चेक करना है कि 1-1 है कि नहीं, तो मैंने बोला 1-1 के लिए आपको पता है f3x इक्वल्स टू f3y अगर होगा तो इसको इंप्लाई करना चाहिए कि x इक्वल्स टू y है। तो आप बोलोगे x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर, तो यहां पर x हो जाएगा प्लस माइनस y के इक्वल, मतलब x y के इक्वल भी, x माइनस y के इक्वल भी, यानी कि यहां पर x इक्वल्स टू y को इंप्लाई ये नहीं कर रहा है, यानी कि ये 1-1 नहीं है। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट 1-1। आपने दो 1-1 फंक्शन लिए, लेकिन उनका प्रोडक्ट जब आपने देखा तो 1-1 नहीं आ रहा था, तो बात क्लियर है कि ये 1-1 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे बोल रहा है सेम क्वेश्चन है कि दो फंक्शन लो जो कि 1-1 हो और f1 बाय f2 जो है वो 1-1 ना आए, मतलब दोनों फंक्शन का जो रेशनल फंक्शन जिसको बोलते हैं अपन, दोनों को डिवाइड करने के बाद आएगा, तो वो जो है वो 1-1 ना आए। तो मैं बोलता हूं लेट f1x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, f2x इक्वल्स टू x। दो फंक्शन ले लो जिसमें f1x को x क्यूब ले लो, f2x को x ले लो, अलग अलग लेकर देख लेते हैं। तो यहां पर आप बोलते हो भाई कि यहां पर 1-1 चेक करना है, इंजेक्टिविटी ऑफ f1x। f1x की जब इंजेक्टिविटी टेस्ट करने में जाता हूं तो मैं बोलता हूं भाई f1x इक्वल्स टू f1y शुड इंप्लाई दैट x इक्वल्स टू y, मतलब x क्यूब इक्वल्स टू y क्यूब है, तो ये कितना आएगा x इक्वल्स टू y, मतलब कि हाँ भाई ये 1-1 है, तो आप बोलोगे इट इज 1-1। क्यूब वाले की तो वैसे भी बहुत बार करा हुआ है अपन ने। f2x इक्वल्स टू x है तो ये 1-1 होता ही है, ठीक है। f2x इक्वल्स टू f2y अगर आप करते हो तो यहां पर ये आ जाएगा x इक्वल्स टू y, मतलब ये भी 1-1 है, यानी f2x इक्वल्स टू f2y इंप्लाई कर रहा है कि x इक्वल्स टू y है, मतलब ये क्या है 1-1 है। तो अब आपके पास ये दोनों ही फंक्शंस 1-1 हो गए, लेकिन आपको बताना है कि ये जो है एक्स क्यूब अपॉन एक्स वो कभी भी 1-1 नहीं होगा। तो आप बोलते हो f1 अपॉन f2x यानी कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मैं बोल लेता हूं f3x, ठीक है। तीसरा फंक्शन f3x, तो f3x की वैल्यू आ रही एक्स स्क्वायर। आपको पता है भाई f3x अगर एक्स स्क्वायर है, इसको 1-1 है कि नहीं ये चेक करने के लिए आप बोलोगे कि f3x इक्वल्स टू f3y अगर होता है तो ये दिस शुड इंप्लाई दैट x इक्वल्स टू y। अगर f3x इक्वल्स टू f3y होता है तो दिस शुड इंप्लाई दैट x इज इक्वल्स टू y। तो अब आप यहां पर बोलोगे भाई क्या कि
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, तो यहां पर एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई आता है, मतलब अकेला एक्स इक्वल्स टू वाई नहीं आता, यहां पर एक्स इक्वल्स टू वाई भी आता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई भी आता है। तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, यानी 1 1 फंक्शन नहीं है। अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो आपने यही तो प्रूव करना था भाई कि दो ऐसे फंक्शन लिए जो कि 1 1 थे, लेकिन उनका जो डिवीजन है, उनका जो कोशंट आ रहा है, मतलब जो भी रेशनल फंक्शन उनके थ्रू बन के आ रहा है, वो 1 1 नहीं आ रहा है। तो आप बोलोगे देयरफॉर f1x एंड f2x आर 1 1 बट f1x upon f2x need not be 1 1, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा f1x upon f2x क्या आए, एक 1 1 फंक्शन आए। शुरुआत से देखते हैं एक बार कि क्या क्या किया इसमें अपन ने। तो यहां पर अपन ने क्या किया था, यहां हमें दिया हुआ था कि दो ऐसे फंक्शन लो जो कि 1 1 हो और उनका जो रेशनल फंक्शन बने, मतलब कि उन दोनों के जो डिवीजन का फंक्शन बने वो 1 1 ना हो। तो आपने एक फंक्शन लिया एक्स क्यूब, उसको आपने 1 1 प्रूव कर दिया, आपको पता ही है एक्स क्यूब है तो 1 1 हो गई। फिर लिया एक्स, उसको भी 1 1 प्रूव कर दिया। कैसे? एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है तो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए, तो वो वहां पर दोनों जगह ले आया आपने। उसके बाद आपने बोला कि दोनों 1 1 फंक्शन है, तो यहां पर आपने दोनों को डिवाइड किया और फिर देखा कि एक्स स्क्वायर के इक्वल आ रहा था। तो यहां पर f3x को जब एक्स स्क्वायर से इक्वेट करवाया आपने, तो आपने बोला कि जब मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखता हूं तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई आता है। आना सिर्फ x इक्वल टू वाई चाहिए था, लेकिन माइनस वाई भी आता है, मतलब कि हर कंडीशन में ये x इक्वल टू वाई को इंप्लाई नहीं करेगा, मतलब ये 1 1 नहीं होगा। तो आपने क्या बोल दिया कि भाई हमने ऐसे फंक्शन लिए जो दोनों कैसे थे, 1 1 थे, लेकिन उनका जो डिवीजन आया वो 1 1 नहीं आ रहा है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है ये क्वेश्चन, तो क्लियर करते हैं इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गिवन a is equals to 2 3 4, b is equals to 2 5 6 7, construct an example of each of the following। यहां पर दो सेट दिए हुए हैं और आपको a to b अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो आपको कंस्ट्रक्ट करना है। यहां पर बोल रहा है एन इंजेक्टिव मैप, मतलब कि फंक्शन फ्रॉम a to b। इंजेक्टिव मतलब कि 1 1 फंक्शन चाहिए है, यानी कि ये है आपका 2 3 4, ये है आपका 2 5 6 7, तो आप बोलते हो 2 से 2, 3 से 5, 4 से 6 लिंक्ड है। ऑन टू नहीं बोल रहा है। अब ऑन टू नहीं बोल रहा है तो ऑब्वियसली बात है ऑन टू बना भी नहीं सकते हो आप, यहां पर ये ज्यादा है, मतलब कोड डोमेन ज्यादा है और आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही कम है, तो ऑन टू आप कैसे बनाओगे? ठीक है, अब यहां पर आपने बोला कि 2 से 2, 3 से 5 और 4 से 6 लिंक्ड है, तो ये कैसा फंक्शन है भाई? इंजेक्टिव। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट का डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, हर एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएटेड है, मतलब ये कैसा है? इंजेक्टिव है। क्लियर है? अब बोलता है अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी विच इज नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव नहीं बताना है, मतलब कि हर एक एलिमेंट डिफरेंट से लिंक्ड ना हो, मतलब 2 भी 2 से हो, 3 भी 2 से हो सकता है, 4 5 से हो जाए। ऑब्वियसली बात है भाई, आउटपुट तो सेम आ सकते हैं, 2 2 से हो, 3 किससे हो? 2 से, और 4 5 से हो जाए। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, तब तो फंक्शन ही नहीं होता है, फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने दो इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट दे दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंजेक्टिव हमसे बोला नहीं था, तो नॉट इंजेक्टिव ये आ गया भाई, ठीक है। अब क्या बोला? अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, कुछ भी, कोई सा भी, ये दोनों भाई अब एक मैपिंग ही है। अपन तीसरा कुछ बना लेते हैं, हटाओ इनसे, हटाओ, कुछ अलग कर लो। 2 से 7 को कर दो, 3 से 2 को कर दो, 4 से 5 को कर दो। इनको चाहिए अलग तो अपन कर देते हैं 2, 7, 3, 2 एंड 4, 5। ये क्या है? एक मैपिंग है, मतलब कि यहां पर हर एक एलिमेंट फ्रॉम सेट ए इज associated to a unique element in set B, therefore it is a mapping or a function। ठीक है, तो ये फंक्शन बन गए, सारे एग्जांपल्स बन गए भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसमें इजी है सब कुछ। अब शो दैट f from R to R given fx equals to x minus greatest integer of x is neither 1 1 nor on 2। ना तो ये 1 1 होता है, ना ही on 2 होता है, ठीक है। तो अब 1 1 है कि नहीं ये देखने के लिए मैं बोलता हूं यहां पर f of x equals to x minus greatest integer of x। अगर मैं बोलता हूं x belong to integer,
कोई भी इंटीजर, मान लो मैं बोलता हूं 1, तो एफ ऑफ 1 कितना जाता है 0, 1 माइनस 1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर तो वही आउटपुट देगा, 1 ही देगा वो, तो 1 माइनस 1 0, एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा 0, एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा 0, एफ ऑफ माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, एफ ऑफ माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। मतलब कि हर एक इंटीजर के लिए जो आउटपुट मिलेगा, जो उसकी इमेज मिलेगी, वो सेम मिलेगी, कितनी मिलेगी 0। यानी एक ऐसा फंक्शन है भाई, यहां पर हर इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब ये कैसा फंक्शन है, एक मैनी वन फंक्शन है। तो आप बोलोगे इट इज अ मैनी वन फंक्शन। हर इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट मिलता तो आप बोल सकते थे कि 1 1 है, बट यहां पर मिल नहीं रहा है भाई। ठीक है, अब इसको बताना है कि भाई ये ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए आप देखते हो एफ ऑफ एक्स फ्रॉम आर टू आर है ना, मतलब आपका कोडोमेन जो है वो क्या है, आर है। तो इसकी रेंज जो है वो आर के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल होता तभी वो फंक्शन ऑन टू बनता है। ये बात पता है हमको। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलता हूं एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो यहां पर मैं बोलता हूं लेट एक्स इक्वल्स टू 1.23, तो यहां आ जाएगा 1.23 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.23, यानी कि 1.23 माइनस 1.23 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0, सॉरी 1। 1.23 से जस्ट पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर 1 हो जाएगा, तो 1.23 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.23। ठीक है, और मैं बोलता हूं लेट x इक्वल्स टू कुछ भी बोल दो 5.67, कोई भी एक एग्जांपल ले लो। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा f ऑफ x, ये हो जाएगा 5.67 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.67, यानी कि 5.67 माइनस 5 यानी कि 0.67। अब आप कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो और क्वेश्चन करने की कोशिश करते रहो, यहां पर कभी भी जो रेंज है भाई वो 1 से बड़ी नहीं हो पाएगी। ठीक है, 1 से बड़ी नहीं हो पाएगी। यहां पर अगर मैं इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझाऊं आपको कि कौन सा फंक्शन बन रहा है, तो आप यहां पर बोल सकते हो x जो होता है वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहां पर आप ये देख सकते हो भाई, अगर मैं बोलता हूं यहां पर कि x जो है वो 1.67 है, तो 1.67 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो वो होगा 0.67, और 1.67 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो वो होगा 1। तो आप बोल सकते हो ना 1.67 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.67, मतलब 1.67 जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.67 जो कि आ रहा था 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.67 जो कि आ रहा था 0.67 के इक्वल था। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में भी पढ़ा है अपन ने, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा हुआ है अपन ने। ठीक है, तो वहां पर यहां पर अपन इस चीज को आप हमेशा याद रखना। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है। तो यहां आप बोलोगे भाई ये जो फंक्शन बन रहा है वो कितना है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा जो कि बनता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज क्या होती है, तो वो होती है 0 से 1। जहां पर 1 को वो इंक्लूड नहीं कर सकता, 1 तक वो पहुंच नहीं सकता क्योंकि वो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 0 से 1 के बीच में पॉइंट में ही रहेगी डिजिट। तो यहां पर अगर इसकी रेंज जो है वो 0 से 1 है, तो आप बोलोगे भाई कि इसकी रेंज जो है वो 0 से 1 है और कोडोमेन जो है वो R है, मतलब रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, तो क्या हो जाएगा, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, ये हो जाएगा नॉट ऑन टू। ये फंक्शन ऑन टू नहीं है और 1 1 भी नहीं था, और हमसे यही बोल रहा था कि ये इसको प्रूव करो, इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो क्लियर है बात, कैसे किया अपन ने प्रूव इसको। यहां पर तो आपको बोला गया था भाई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आपने यहां पर बोला कि भाई लेट x बिलोंग्स टू इंटीजर,
कोई भी एक इंटीजर रख दो तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोई भी इंटीजर तो वही आंसर आ जाता है ना। मतलब मैं बोलता हूं ये, इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो डायरेक्ट निकालकर 2 ही दे देगा ही। ठीक है, तो यहां पर कोई भी वैल्यू रखो वो 0 आएगा, यानी 0 जो है वो बहुत से अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज है, यानी ये 1 1 फंक्शन नहीं है, मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि डिफरेंट इमेजेस नहीं है यहां पर हर एलिमेंट की। ठीक है, इसके बाद इसको ऑन टू प्रूव करना था, तो मैंने बोला मान लो x की वैल्यू में 1.23 रखता हूं, तो आंसर निकल कर आया fx का 0.23, या फिर 5.67 रखो तो 0.67, मतलब हर केस में आंसर जो आ रहा था वो 0 से 1 के बीच में आ रहा था। मैंने एक रिलेशन भी देखा कि x जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जो कि हमारा गिवन फंक्शन था। तो ये बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ही है, और उसकी रेंज हम जानते हैं 0 से 1 के बीच, 1 भी नहीं हो सकती वो, जो कि कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो आपने बोला इट इज नॉट सर्जेक्टिव या नॉट ऑन टू। क्लियर है क्वेश्चन? इसको भी करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है भाई? लेट n बी अ फंक्शन फ्रॉम अ फंक्शन फ्रॉम n टू n, मतलब कि यहां पर नेचुरल नंबर में डिफाइंड फंक्शन है f ऑफ n इक्वल्स टू n प्लस 1 इफ n इज ऑड एंड n माइनस 1 इफ n इज इवन, शो दैट f इज अ बाइजेक्शन। ये क्या है? एक बाइजेक्शन है, ये हमको बताना है। तो मैं क्या बोलता हूं, यहां पर बाइजेक्शन है तो मुझे इंजेक्शन भी करना पड़ेगा और सर्जेक्शन भी प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूं फॉर बाइजेक्शन, फॉर इंजेक्शन f of x equals to f of y should imply that x equals to y. f of x अगर f of y के इक्वल है तो this should imply that x is equal to y। तो अब यहां पर आप बोलते हो कि मैं सबसे पहले when n is odd के लिए कर रहा हूं, ठीक है? when n is odd तो आप बोलते हो f of n equals या f of x equals to f of y, यानी कि कितना? x प्लस 1 इक्वल्स टू y प्लस 1, प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, ये आ गया x इक्वल्स टू y। यानी जब n ऑड है तो ये क्या हो रहा है? सर्जेक्टिव हो रहा है, सॉरी इंजेक्टिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y से आपने शुरू किया और x इक्वल्स टू y तक पहुंच गए, तो आप यहां पर बोलोगे कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y, ये इंप्लाई कर रहा है कि x इक्वल्स टू y है, देयरफॉर f ऑफ n फॉर n इक्वल्स टू ऑड is इंजेक्शन। अब n को इवन ले लेता हूं मैं बोलता हूं फॉर n इक्वल्स टू इवन, फॉर n इवन, फॉर इवन n, when n is even। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? f of x इक्वल्स टू f of y बोलता हूं, मतलब कि x माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, क्योंकि यहां पर जब n इवन है तो ये n माइनस 1 है, तो यहां पर माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, x इक्वल्स टू y, देयरफॉर इट इज इंजेक्शन। दोनों ही केस में क्या आ रहा है? इंजेक्शन तो है भाई, इंजेक्टिव तो प्रूव हो गया। अब हमें किस में चलना है? सर्जेक्टिव में। तो सर्जेक्टिव में चलते हैं भाई। अब मैं बोलता हूं कि इसकी कोडोमेन क्या है भाई? तो कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर n है, ठीक है? मतलब कि यहां पर इसके अलग अलग वैल्यूज हैं, नेचुरल नंबर n है यहां पर, और इसका डोमेन क्या है? वो भी n है। तो आप बोलते हो डोमेन भी n है। सर्जेक्टिव है तो कोडोमेन को रेंज के इक्वल होना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करता हूं, जब n ऑड है, when n is odd, तब ये कितना बना रहा है? मतलब कि जब मैं दूंगा डोमेन में 1 3 5 6 7 ऐसा नंबर 1 3 5 7, तो ये कितना हो जाएगा? n प्लस 1, तब ये n प्लस 1 बना रहा है। और when n is even, मतलब कि 2 4 6 के लिए ये कितना बना रहा है? n माइनस 1। तो अगर मैं इसका फंक्शन बनाना चाहूं, जब मैं n की अलग अलग वैल्यूज दे रहा हूं, n 1 है तो ऑड है, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 1, n 2 है तो इवन है, मतलब ये हो जाएगा 2 माइनस 1। ये रेंज है ना इसकी,
n की अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या क्या वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। n 3 है तो ऑड है मतलब 3 + 1, n 4 है तो इवन है मतलब 4 - 1, 5 मतलब 5 + 1 6 - 1, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इसको मैं लिखूंगा क्या, 2 1 + 1 2 2 - 1 1 3 + 1 4 4 - 1 3 5 + 1 6 6 - 1 5, यानी मैं इसको अगर रीअरेंज करके लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। और यहां पर अगर आप ध्यान दो और बोलो कि भाई इसकी डोमेन को डोमेन कितना था, तो को डोमेन जो था वो भी नेचुरल नंबर का ही था भाई, तो को डोमेन भी कहां से कहां तक था 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। मतलब कि यहां से क्या समझ में आ गया अपन को ये समझ में आ गया भाई कि जो इसकी रेंज है वही इसका को डोमेन है, यानी कि ये फंक्शन कैसा है, सर्जेक्टिव है, ठीक है। तो आप बोलोगे रेंज अगर को डोमेन के इक्वल है तो ये फंक्शन कैसा है, सर्जेक्टिव। तो भाई आपने इसको इंजेक्टिव पहले ही प्रूव कर दिया था। कैसे प्रूव कर दिया था, आपने पहले इवन के लिए किया भाई, ठीक है, fx = fy, n इवन है तो आपने बोला x + 1 = y + 1, तो 1 से 1 कैंसिल, x = y आया। ऑड के लिए किया तो x - 1 = y - 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ऑड के लिए भी इंजेक्टिव आया। तो ये इंजेक्शन था भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्जेक्शन के लिए आप आए तो आपने बोला भाई इसकी कोडोमेन n है, इसका डोमेन n है, हमें अगर कोडोमेन = रेंज मिल जाए, मतलब कि जो कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी से एसोसिएटेड है, ऐसा मिल जाए हमें, तो भाई ये सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो मैंने यहां पर बोला कि भाई अगर n ऑड है तो n + 1 आता है, n इवन है तो n - 1 आता है। तो यहां पर अगर मैं सारे नेचुरल नंबर्स में इसमें एक एक करके डालते जाऊं तो 1 के लिए मतलब 1 ऑड है तो ऑड के लिए 1 + 1 हो जाएगा, 2 के लिए 2 - 1 हो जाएगा, 3 के लिए 3 + 1 हो जाएगा, 4 के लिए 4 - 1 हो जाएगा। ऐसे ही गाना गा दो पूरा। तो यहां पर 1 + 1 यानी 2, 2 - 1 यानी 1, मतलब 2 1 4 3 6 5 और ऐसी पूरी सीरीज मिल रही है इनफाइनाइट तक। तो यहां पर सारे ही नेचुरल नंबर मिल रहे हैं आपको, ऑर्डर अलग है लेकिन नेचुरल नंबर सारे मिल रहे हैं ऑल्टरनेट ऑर्डर्स में। तो यहां पर आप इसको वापस से शफल करके लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। तो आपको समझ में आया कि जो रेंज निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। को डोमेन जो आ रहा है वो भी 1 से लेकर इंफिनिटी तक, मतलब रेंज और को डोमेन कैसा है, इसका इक्वल है। अगर रेंज और को डोमेन इक्वल है तो ये फंक्शन कैसा है, ये सर्जेक्टिव। अगर ये सर्जेक्टिव भी है, इंजेक्टिव भी है, तो ये कैसा हो गया, एक बाइजेक्शन हो गया। इट इज सर्जेक्शन एंड इंजेक्शन, देयरफॉर इट इज बाइजेक्शन। क्या है ये, एक बाइजेक्शन। तो क्लियर हो गई बात, सब कुछ कर लिया अपन लोगों ने, बाइजेक्शन इसको प्रूव कर दिया। आसान सा क्वेश्चन था, करते हैं क्लियर। आसान नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल था, अच्छा था। तो भाई आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.1 ये हो गई पूरी तरीके से खत्म। सारे क्वेश्चन अपन ने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। अब आप अगर इस पूरी सीरीज को अच्छे से सब फॉलो कर रहे हो तो यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, और मैं बोल रहा हूं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे मैथ्स के एग्जाम में अगर पूरा आप इसको फॉलो कर लो तो। अगर आपको फॉलो करने में दिक्कत आ रही है और ये चीजें नहीं मिल रही हैं, इसकी प्लेलिस्ट आप यूट्यूब पर नहीं ढूंढ पा रहे हो भाई, तो आप magnetbrains.com पे जाइए। वहां जाएंगे तो आपको यहां पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी, कोर्सेज सारे। तो यहां पर आप क्लास 12th में जाइए, जैसे क्लास 12th में जाओगे ये सारी चीजें आपको दिखेंगी वहां पर। यहां पर आप जाइए मैथ्स में, अगर आपको मैथ्स देखना है तो ठीक है, मैं यहां पर दिख रहा हूं आपको। और जैसे ही आप इधर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो यहां पर मेरे जितना भी मैंने कुछ पढ़ाया हुआ है क्लास 12th का वो यहां पर आपको दिख जाएगा। यहां पर आपको वीडियोस मिलेंगे, उस पर आप क्लिक कीजिए, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा और आप सारी चीजें आराम से पढ़ सकोगे। तो अगर आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत आ रही है, ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो आप इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो भाई, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके बाद आपको, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को अपन यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लेकिन तब तक के लिए भाई आपका भी काम है, हाँ रिवीजन करना है, सब कुछ पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारी बुक्स लगाओ, आरडी के बाद आरएस लगाओ, एनसीईआरटी लगाओ, सारी बुक्स लगाओ, सारे रिफ्रेशर्स लगाओ, जो लगाने लगाओ, सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी अपन ने सारे पढ़े हुए हैं। तो लेकिन एक और काम है भाई कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए,
केजी से लेकर 12th तक सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, सब मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स में। और यहाँ पर 100% फ्री और क्वालिटी के साथ मिलेगा, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और बहुत मेहनत के साथ सारे वीडियोस बनाते हैं। तो इतना काम तो आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।